क्लास 10th मैथ्स में फुल मार्क्स लाने के लिए क्या चाहिए? आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, सैंपल पेपर्स, ये सब जला दो। और मैं बोलूंगा कि अगर एग्जाम हॉल में पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उस टाइप के आ जाए जिस टाइप के क्वेश्चंस तुमने पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो बस आ गए तुम्हारे फुल मार्क्स। इस वीडियो के बाद तुम प्रूफ्स के साथ समझ जाओगे कि पेपर कैसा आएगा, कहां से आएगा, क्यों तुम मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और अब बचे हुए टाइम में तुम्हें क्या कर लेना चाहिए। पेपर कहां से आएगा ये एनालाइज करने के लिए हम देखेंगे सैंपल पेपर्स इस साल के, और जो अभी सीबीएसई ने रिसेंटली रिलीज किए हैं प्रैक्टिस पेपर्स, वो भी देखो। सैंपल पेपर्स अगर तुम देखते हो तो तुम एनालाइज कर पा रहे होगे या फिर समझ पा रहे होगे कि जो सेक्शन है के एमसीक्यूज है ना, ये एमसीक्यूज बहुत 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 ज्यादा टिपिकल एमसीक्यूज हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन तुम उठा लो, जैसे क्वेश्चन 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड दिस ए प्लस बी इतना है, देन पी इज व्हाट। तो बस फॉर्मूला में रखना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस कर रखे हैं पहले अगर तुमने लगाई है एनसीईआरटी, कोई रेफरेंस या रीसेंट डेज में सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर। देन नीचे आ जाओ, सेक्शन बी में भी क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। देख लो क्वेश्चन 24, देन सेक्शन सी में क्वेश्चन 26 हो इर्रेशनल वाला, या फिर क्वेश्चन 30 हो कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन भी तुमने पहले किया होगा एनसीईआरटी सॉल्व करते वक्त भी। तो देखो ये पेपर एनालाइज करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हैं या फिर वो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर केस बेस्ड में तुम डर जाते हो कि क्या नई चीज़ है, तो कुछ भी नया नहीं है केस बेस्ड में। जैसे देख लो क्वेश्चन 38 एयरप्लेन्स का डायग्राम है, उसके नीचे फिर क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। केस तो तुम्हें कुछ ना कुछ बताया जाएगा, देन फिर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन इजिली कर लोगे। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस पेपर की तरफ जो सीबीएसई ने रिसेंटली रिलीज किया, जिसको देखकर तुम्हारी हल्की फट गई। देखो ध्यान से देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर आस्क्ड 3 स्टूडेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में देखना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन कैसे निकलता है? डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉजिटिव होते हैं, तो बस वही है। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। जैन, विपुल, सुमन ये सब में दे दिया और एमसीक्यू में आंसर पूछ लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लो, उसमें भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जो क्वेश्चंस तुमने पहले सॉल्व कर लिए होंगे अगर तुमने हल्की सी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है एनसीईआरटी प्लस एक एक्स्ट्रा मटेरियल लेके। वो क्या मटेरियल है अभी हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि जो तुम्हें लगाना चाहिए ही चाहिए। देन सेक्शन सी में इसी पेपर के देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये जिसने भी RDRS लगाई है तुम्हें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ भी देखो प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बस इसको थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड या फिर थोड़ा सा एनालाइज वाला क्वेश्चन बना दिया है और एग्जाम्पल दे दिया कि आर्य ने क्या बोला, बाशिर ने और कैथी ने, और फिर नीचे प्रोबेबिलिटी ही सॉल्व करनी है, प्रोबेबिलिटी ही निकालना है। और इसी तरह क्वेश्चन 34 या 33 भी है। अब ये देखकर हमें मालूम पड़ता है कि सीबीएसई ने पूरी तरह से अपने पैटर्न को फॉलो किया है। जो बोला था ना कि 40% कॉम्पिटेंसी देंगे, 40% सब्जेक्टिव और 20% ऑब्जेक्टिव। बट ये तो सीबीएसई का पाई चार्ट था, मैंने तुम्हारे लिए एक पाई चार्ट बनाया है ये दोनों चीज़ों को एनालाइज करके पेपर कहाँ से आ रहा है। देखो 50 से भी ज़्यादा 52-53% क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये मैंने सिर्फ ऐसे रैंडम नहीं बनाया, अभी तुम्हें भी दिखा दिया और खुद मैंने डिटेल में ये पेपर्स एनालाइज किए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। देन 25% से थोड़ा कम यानी कि 22-23% क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा मैंने एमसीक्यू में तुम्हें समझाया भी। देन जो बचा हुआ 25% है उसमें RDRS से यानी कि एक रेफरेंस बुक से, जो बहुत कम पार्ट है, यानी कि 10% पार्ट ऐसा है जो थोड़े 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो एकदम टॉप के सेगमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो फंसाने के लिए होते हैं, जिसमें तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे अगर अच्छे से टाइम मैनेज नहीं करते हो बोर्ड एग्जाम से। और फिर बचा हुआ 15% क्वेश्चन करेगा एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। खासकर एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड हैं इस बार एग्जाम्पलर से, तो एग्जाम्पलर जरूर करना। तो ये सारे मटेरियल हैं जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बने हैं इस बार। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ इस वीडियो में कि हमें कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। ये सब तुमने देख लिया कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो अब हम एंड के टाइम पर क्या लगाने बैठे हैं, एंड के टाइम पर क्या करें। तो उसके लिए मेरे पास है ये मैजिक चार्ट। इसमें मैंने क्या समझाया, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, पॉज कर लो वीडियो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अब मेरी बात सुनो। ये लेफ्ट साइड पे यानी कि वाई एक्सिस पे क्या है, मार्क्स,
यानी कि जितना ये नीचे पॉइंट है, जो पॉइंट है ना जॉइंट, इस पॉइंट से ओरिजिन से जितना ऊपर जाते जाओगे उतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं। और इससे एक्स एक्सिस पर जितना आगे जाते जाओगे, यानी कि राइट साइड पर जाते रहोगे, उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ रही है चैप्टर्स की। उस हिसाब से मैंने कर दिया है कैटेगराइज। ये कोई भी मैंने ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं की है, बल्कि सीबीएसई का पीडीएफ फॉलो करके बनाया है। ब्लूप्रिंट स्कैम होती है, उनको फॉलो मत करना। देखो, सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे इजी चैप्टर्स कौन से हैं? ये लेफ्ट हॉरिजॉन वाले चैप्टर 7 और 14। सबसे ज़्यादा मार्क्स चैप्टर 14 का है और सबसे इजी भी है, जो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। देन चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हल्की सी डिफिकल्टी बढ़ेगी, लेकिन मार्क्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगी। वो है चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2। देन हल्का सा डिफिकल्टी बढ़ेगा, बट वेटेज ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10 सर्कल्स, चैप्टर 8, देन चैप्टर 5। चैप्टर 10 सबसे ज़्यादा वेटेज, फिर चैप्टर 8 और चैप्टर 5। देन थोड़ा सा आगे आ जाओ, मार्क्स अभी भी ज़्यादा है बट डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, जो है चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। देन और डिफिकल्टी बढ़ती है तो तुम्हारा आ जाता है चैप्टर 9, 3, और वेटेज थोड़ी इनकी कम है, नीचे हैं। देन आगे बढ़ोगे तो चैप्टर 12, 13, जो कि आ जाता है तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्या है? मार्क्स थोड़े से कम है ऊपर वाले चैप्टर से, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। और चैप्टर 4 भी ऐसा ही है। ये जो मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट से तुम्हें क्या करना है? देखो, इसको तुम बना लो, ड्रॉ कर लो, और फिर लेफ्ट कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करो नीचे तक, ये डिफिकल्टी वाले एरो तक, लेफ्ट कॉर्नर से नीचे तक, यानी कि इसको पूरा ट्रायंगल बना दो। और फिर लेफ्ट से राइट तक, जो मैंने ऊपर से तुमने नीचे तक लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन में जो चैप्टर्स ऊपर से आ रहे हैं ना, ऊपर वाली लाइन पे आ जाते रहे हैं, वो चैप्टर्स तुम्हें पहले निपटा लेने हैं। जब ऊपर से लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ऊपर चैप्टर, जैसे कि चैप्टर 14, फिर चैप्टर 15 और 7, फिर चैप्टर 1 और 10, फिर 2, 8, 6, फिर चैप्टर 5, 9, फिर 3, 12, और एंड में तुम्हें करना है चैप्टर 4 और 13। ये चीज़ इतने एनालिसिस के बाद बनी है ना, इसमें मैंने वेटेज देखी है, इसमें डिफिकल्टी लेवल देखा है, इस साल का डिलीटेड पोर्शन देखा है, हर एक चीज़ देखकर बनाई है तुम्हारे लिए। और ये चीज़ तुम फॉलो अगर कर रहे हो, अगर इस पैटर्न पर कवर कर लेते हो अपना सिलेबस या रिवीजन कर लेते हो, तो सच में तुम सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले कर लोगे और 90% स्टूडेंट से आगे जाकर खड़े हो जाओगे, यानी कि 10% वाली कैटेगरी में आ गए हो। बट वो 10% वाली कैटेगरी को भी होती है कुछ प्रॉब्लम, कुछ तकलीफ कि क्यों उनसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ये देख ले सबसे पहले कि भैया क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाता है दिमाग, समझ ही नहीं आता है क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या पहला स्टेप है, कैसे इसको प्रूव करना है या कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ समझ नहीं आता है। तो अगर ये चीज़ तुम्हारे स्पेसिफिक चैप्टर्स के क्वेश्चंस में होती है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या कोई और चैप्टर, तो उस स्पेसिफिक चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम है, दिक्कत है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होती है, तो फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस है इसका रीज़न। प्रैक्टिस तुमने बहुत कम की है, और अगर तुम्हें कम से कम क्वेश्चन में पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है, तो वेबसाइट पर चले जाना पढ़लक्ष्य.com पे, वहाँ तुम्हें मिलेगी वर्कशीट्स। हमने वर्कशीट्स में क्या दिया है? मैथ्स में स्टैंड वालों के लिए भी है, बेसिक वालों के लिए भी है। हमने वर्कशीट्स में दिया है MCQs, सारे एग्जाम्पलर के और इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, 8 से 10 क्वेश्चन या 6 से 8 क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि पहले क्वेश्चंस कैसे आ चुके हैं और अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सुनो, जो भी स्पेसिफिक चैप्टर्स में अगर दिक्कत आ रही है कि मान लो किसी 1-2 चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें तुम ब्लैंक हो जाते हो, तो उन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख लेना यूट्यूब पे किसी अच्छे चैनल की, जिससे तुम समझ जाओगे कि उन चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। फिर उसके बाद जाना उन चैप्टर्स के बेसिक क्वेश्चन पहले, यानी कि NCERT, देन उसके बाद जाना सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की तरफ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, फिर लास्ट में ही करना सैम्पल पेपर्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको तुम्हें एनालाइज करना होता है कि कैसे इसको स्ट्रक्चरली, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे इसको सॉल्व करें। वहीं प्रीवियस ईयर और NCERT थोड़े से ईजी होते हैं सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन के कंपेरिजन में। फिर अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है कि भैया एक चैप्टर कर लिया, दूसरा चैप्टर कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद जब 6वें 7वें चैप्टर पे आ गए, तो शुरू के जो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर होते हैं उनके क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं दोबारा से, तो तुम्हें बना लेना है
मैजिक बुक। मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोल दिया है, प्लीज़ 1% लोग ही बनाते हैं, प्लीज़ सुन लेना कि मैजिक बुक अगर बना लेते हो तो तुम 1% कैटेगरी में आ जाओगे और फिर रिवीजन के टाइम पे तुम अपनी मैजिक बुक से रिवाइज करोगे। क्या है मैजिक बुक? वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और अपने तुम्हारे मटेरियल के, जो भी मटेरियल तुमने शुरू से सॉल्व किया है उसके, वो क्वेश्चंस उठा के उस कॉपीज़ में लिख लो, एक नोटबुक बना लो, उस नोटबुक में लिख लो और उसका सॉल्यूशन मत लिखो पूरा, उसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिख लो, उसका फिर एक मिस्टेक लिख लो सिर्फ और सिर्फ जो तुमसे हो रहा है। अगर तुम पेरीमीटर कैलकुलेट करना भूल जा रहे हो तो वो लिख लो, एरिया कैलकुलेट करना भूल जा रहे हो तो वो लिख लो, कि तुम बस क्वेश्चन देखो इनके टाइम पे, अपनी मिस्टेक देखो और तुरंत तुमको याद आ जाए कि अच्छा हाँ सॉल्यूशन ऐसे होगा, मेरी ये गलती इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार हो जाती है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो कि अब तुम्हें क्या करना है एज पर योर कंडीशन। तुम्हारी जैसी भी कंडीशन हो, अगर तुम रिवाइज करने वाले हो, पूरा सिलेबस तुम्हारा हो चुका है, तो बेस्ट थिंग इज कि तुम सैम्पल पेपर्स कर लो, सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दो। देन अगर तुम अभी भी चल रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करने के प्रोसेस में हो, तो जल्दी से जल्दी सिलेबस निपटाओ एनसीईआरटी से। अगर काफ़ी पीछे सिलेबस है, अगर ठीक ठाक चल रहा है, सिलेबस जस्ट खत्म होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना मस्ट है इस बार के एग्जाम के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई स्पॉन्सरशिप या कोई प्रमोशन नहीं है। यहाँ तक कि कई लोगों ने बोला कि भैया पैसे नहीं है सैम्पल पेपर्स के लिए, तो मैंने फ्री में खुद से डिज़ाइन करके वेबसाइट पे pardlecture.com पर जाना, सैम्पल पेपर्स में जाना स्क्रॉल करके, और इस पे हर सब्जेक्ट के 3-3 सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशन फ्री में दे दिए हैं। तो ये सैम्पल पेपर ज़रूर से लगा लेना, ये मस्ट है लगाने को, क्योंकि ये सैम्पल पेपर्स लगाने के बाद तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरा का पूरा पेपर पैटर्न इस बार का समझ जाओगे, और एग्जाम हॉल में जब जाकर बैठोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। तो सैम्पल पेपर्स लगाना, वेबसाइट पे जाकर प्रीवियस ईयर की एक बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर खरीद लेना। और फिर करना क्या है, इस चैनल की नोटिफिकेशन छेड़ देगी, कुछ भी वीडियोस तो उससे मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।